Hello students, welcome to Crazy D's A to Z. Today I have come up with most important chapter of organic chemistry, that is haloalkane and haloarenes. So what are haloalkanes and what are haloarenes? Basically the word halo comes from the periodic table halogen. आपको पता होगा periodic table में halogen जो कि group 17 एलिमेंट होता है वहाँ से वर्ड हैलो लिया जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन जैसे एलिमेंट्स आ जाते हैं। और इनमें एस्टेटीन जो कि रेडियो एक्टिव है उसका इस्तेमाल कम किया जाता है। अदरवाइज़ बाकी सभी हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी का यूज़ किया जाता है। यही हैलोजन जब किसी भी अल्केन के साथ जुड़ता है हम उसे हैलोअल्केन कहते हैं, और जब ये किसी भी एरोमेटिक सब्सटेंस के साथ जुड़ता है हम इसे हैलोअरीन्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, यानी कितने हैलोजन एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं। अगर सिंगल हैलोजन है तो हम उसे मोनो हैलो डेरिवेटिव में लेते हैं। अगर दो हैलोजन्स आ रहे हैं तो ये डाई हैलो डेरिवेटिव में आ जाता है, और अगर तीन हैं तो हम इसे ट्राई हैलो डेरिवेटिव में लेते हैं। इसी तरह से अगर ये एरोमेटिक सब्सटेंसेस के लिए हम देखें तो ये मोनो, अगर दो हैलोजन है तो डाई, और तीन है तो ट्राई हैलो डेरिवेटिव्स में यूज़ किया जाता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन जेम डाई एंड विसिनल डाइहैलाइड्स, यानी कि हैलोजेंस के ही अलग अलग तरीके से अगर वो जुड़ता है। जैसे जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, जब सिंगल कार्बन में ही दो हैलोजन एटम्स जुड़े हुए हों, जैसे यहाँ पे 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया। इसी तरह से इस वाले में अगर आप देखो 1,1 डाइक्लोरो ईथेन हो गया, यानी एक ही कार्बन में दोनों हैलोजेंस जुड़े हुए हैं। सिमिलरली उसमें भी एक ही कार्बन में दोनों हैलोजेंस जुड़े हुए हैं। इसी तरह से दूसरा जो टाइप होता है इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, जिसमें दो अलग अलग कार्बन एटम के साथ हैलोजन जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे है 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, यानी कि फर्स्ट कार्बन के साथ भी हैलोजन है, सेकेंड कार्बन के साथ भी हैलोजन है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है, जिसमें फर्स्ट कार्बन के साथ भी हैलोजन जुड़ा है, सेकंड के साथ भी जुड़ा है। यानी कि जब दो अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ हैलोजन जुड़ा होगा उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, और जब एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन एटम्स जुड़े होते हैं उसे हम जेम डाइहैलाइड्स कहते हैं। ओके, अब आइए अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो जो पहला हाइब्रिडाइजेशन हमारे कोर्स में है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी हैलोअल्केन्स के कार्बन हैं वो सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 सिग्मा बॉन्डिंग। अब जैसे ये पहला मैंने लिखा है प्राइमरी हैलोअल्केन, जो बीच वाला सेंटर कार्बन है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, दो हाइड्रोजन एटम और एक हैलोजन एटम के साथ, यानी टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसलिए जो कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो दैट मीन्स एक अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ जब ये कार्बन जुड़ा हुआ है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है हम इसे कहते हैं प्राइमरी, यानी 1 डिग्री। इसी तरह से दूसरे को मैंने लिखा है सेकेंडरी हैलोअल्केन, यानी कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक हैलोजन है। तो जब भी सेंट्रल कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है उसी कार्बन के साथ जब दो अल्काइल ग्रुप्स और जुड़े हुए हों हम उसे सेकेंडरी हैलोअल्केन कहते हैं। इसी तरह से तीसरा है टर्शरी हैलोअल्केन, जिसमें एक सेंट्रल कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे टर्शरी हैलोअल्केन्स कहते हैं। ओके, इसी तरह से हमारा एक हैलोसाइक्लोब्यूटेन का मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ एक हाइड्रोजन है और बाकी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज के इसी प्रोसेस में एक और टर्म हमारे सामने जुड़कर सामने आता है जिसे हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X। इसे हम कहते हैं एलाइल हैलाइड, यानी 3 हैलो प्रॉप 1 ईन।
तो यही चीज़ हमारा साइक्लिक फॉर्म में भी देखा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड आ गया, यानी अगर हम यहाँ से काउंट करें तो ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C एंड देन अगेन सिंगल बॉन्ड X। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज में अगला जो आ जाता है वो है बेंजाइलिक हैलाइड, जिसमें अगर आप देखो तो बेंजीन के साथ CH2X है, यानी ये जो कार्बन है जो हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, इसी में अगर आप देखो तो ये हमने डाई एल्काइल बेंजाइल हैलाइड बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एल्काइल ग्रुप आ गया और एक बेंजाइल डेरिवेटिव लगा हुआ है, यानी कि ये बन गया आपका फिर से कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे डाई एल्काइल और बेंजाइल है, वैसे ये 3 डिग्री कार्बन है, जो सेंट्रल कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन हो गया। okay, now see the next classification that is based on sp2। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स की बात करें तो इसमें आ जाता है विनाइलिक हैलाइड, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X इसका फॉर्मूला है। तो स्ट्रेट अवे ये वाला जो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम साइक्लिक फॉर्म में देखें तो ये हो गया C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, यानी कि ये विनाइलिक हैलाइड है जहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी में नेक्स्ट एक और आ जाता है एराइल हैलाइड, जहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट हैलोजन अटैच्ड है और ये कार्बन जो अटैच्ड है बेंजीन रिंग हैलोजन के साथ वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, नाउ लेट्स सी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। सबसे पहले हम अल्कोहल से हैलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अल्कोहल को अगर हम HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड तो ये बन जाता है RX प्लस H2O, जहाँ पे X क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई एक होगा। फ्लोरीन का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोरीन एटॉमिक साइज़ छोटी है, साथ ही साथ ये वॉयलेंट रिएक्शन करता है, इसलिए हम इस रिएक्शन में फ्लोरीन का यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड प्रिपरेशन है ROH। अल्कोहल को जब हम सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, यानी मीडियम हम एसिडिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन जाता है सोडियम बाइसल्फेट और वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर लिबरेट आउट हो जाता है। तीसरा रिएक्शन है 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल हमने PX3 के साथ रिएक्ट कराया, जैसे PCl3 PBr3, तो प्रोडक्ट बन जाता है 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड बन जाता है, साथ ही साथ H3PO3 लिबरेट आउट हो जाता है। यहाँ पे भी क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरीन फिर से रीज़न वही है, साइज़ छोटा है, वॉलेंट रिएक्शन देता है, और आयोडीन का यूज़ इसलिए नहीं कर सकते कि वो साइज़ में बड़ा है और उसकी अपनी एक सबलाइमिंग प्रॉपर्टी है, जिस वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो वापस रिएक्टेंट बनने के लिए चला जाता है, जिस वजह से प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल को जब हम PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है RCl, POCl3 और HCl। ROH को जब हम रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में एक हैलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे हैलोजन में ब्रोमीन या आयोडीन का यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है RX। तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज़ किए जाने वाला जो प्रिपरेशन है वो है ROH को जब हम थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है RCl, SO2 और HCl, जिसमें तीनों ही प्रोडक्ट्स को बहुत ही सेफ्टी के साथ कलेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि तीनों ही प्रोडक्ट बहुत ही काम का होता है। ओके, बेसिकली रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HX रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड। ओके, तो ये जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ही रिएक्शंस होते हैं, जो कि मैंने सबसे पहला वाला रिएक्शन दिखाया था। तो एक्चुअल में ये ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है, जिसके प्रेजेंस में हम ल्यूकास टेस्ट करते हैं, यानी कि जब हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना होता है तब हम ल्यूकास टेस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो अगर हम यहाँ पे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ब्यूटेन का, तो जब हम इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बनाता है एन ब्यूटाइल क्लोराइड और साथ ही साथ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी दो प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं। तो ये जब हम हीट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तब ये बन के आते हैं दो प्रोडक्ट, ओके। इसी तरह से नियोपेंटेन को जब हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है नियोपेंटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है दैट इज़ फ्रॉम अल्कीन्स, दैट इज़ बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो सीधा सा रिएक्शन है, अगर सिमेट्रिक अल्कीन है और हम उसके साथ HX रिएक्ट करा रहे हैं तो यानी दोनों ही कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाता है और दोनों में एक जगह H और एक जगह X आके जुड़ जाता है। यहाँ पे जो X जुड़ सकता है वो है Cl, Br या फिर I। अगर अनसिमेट्रिक अल्कीन है तो वहाँ पे जुड़ने के लिए मार्कोनिकॉव्स रूल का यूज़ होता है, जिसमें नेगेटिव एडेंडम उसी कार्बन के साथ जाके जुड़ता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है, यानी कि X आके CH के साथ जुड़ गया और ये बना लेता है मेजर प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन को अल्काइल हैलाइड पर, जैसे HBr है, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो मार्कोनिकॉव्स रूल की जगह पे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लग जाता है और उस वजह से प्रोडक्ट जो है जस्ट उसका वेरिएंट करता है, यानी कि नेगेटिव एडेंडम उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बना लेता है। ओके, नाउ लेट्स सी द एडिशन ऑफ हैलोजन। डबल बॉन्ड में अगर हम हैलोजन को जोड़ रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है, यानी दोनों ही कार्बन में एक एक ब्रोमीन आके जुड़ गया क्योंकि ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट इज द हैलाइड एक्सचेंज बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन। RX प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये दे देता है RI प्लस NaX। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जहाँ पे आयोडीन के प्रोडक्ट को पहली बार फिंकलस्टीन ने सामने ला के रखा था। दूसरा है बाय स्वार्ट्स रिएक्शन, जहाँ पे RX को AgF, Hg2F2, COF2 या फिर SbF3 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट बन के आता है RF, यानी कि फ्लोरो प्रोडक्ट। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था क्योंकि इसमें फ्लोरीन के कंपाउंड को पहली बार स्वार्ट्स ने इजीली लाकर लोगों के सामने रखा था, क्योंकि साइज़ छोटा होने की वजह से रिएक्शन वॉयलेंट हो जा रहा था फ्लोरीन का। ओके, नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो अल्केन। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हैलो अल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है एज़ कम्पेयर टू किसी भी तरह के अल्केन के। इसका रीज़न है पोलर नेचर और स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो बॉइलिंग पॉइंट है हैलो अल्केन का, उसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से हो जाता है RCl, RBr, RI, यानी कि डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। और इसका कारण है कि साइज़ बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है हैलोजन एटम का, इस वजह से वैन डर वाल्स फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ डेंसिटी। ब्रोमो, आयोडो या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो हैवियर होते हैं वाटर के सामने। तो डेंसिटी जो है बढ़ जाता है और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता है, हैलोजन एटम्स की साइज़ बढ़ती है, उसका मास बढ़ता है, वैसे वैसे ये सल्यूबिलिटी कम होता जाता है और डेंसिटी हाई होती जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़ दी सल्यूबिलिटी। हैलोअल्केन और हैलोअरीन्स जो हैं प्रैक्टिकली इनसल्यूबल होते हैं पानी में और वो ईज़िली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसकी वजह से उनकी सल्यूबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ओके, नेक्स्ट कम्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोअल्केन्स। तो जो केमिकल रिएक्शन है हैलो अल्केन्स का वो डिवाइड किया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में और अलग अलग और भी रिएक्शंस में। तो हम शुरुआत करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, जहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल से तो हम उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं।
तो जनरली होता क्या है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन एटम का है वो न्यूक्लियोफाइल आके उसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम होता है, जिसकी वजह से ईज़िली न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ने की कोशिश करता है कार्बन एटम के साथ। ओके, तो एक सिंपल सा रिएक्शन के तहत मैंने ये समझाया है, एक बार आप यहाँ पर देख लें। ये एक सबस्ट्रेट है जिसके पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। ये आके इसके साथ अटैक करके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बना लेता है और जो लीविंग ग्रुप है एक्स माइनस वो बाहर निकल जाता है। तो बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम देख लेते हैं विद अल्काइल हैलाइड्स। आर एक्स के साथ अगर हम KOH को जोड़ते हैं एक्वस तो ये बन जाता है ROH प्लस KX। अगर हमने NaOR को रिएक्ट कराया तो ये बन जाता है ROR डैश प्लस NaX यानी ईथर बन गया। अगर हम अल्कोहलिक KCN पास करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है RCN प्लस KX। AgCN के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं तो ये बनता है RNC प्लस AgX यानी अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। देन कम्स विद KNO2 तो प्रोडक्ट बन जाएगा RONO प्लस KX, इसे कहते हैं अल्काइल नाइट्राइट। AgNO2 के साथ अगर हमने रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट बनता है RNO2 प्लस AgX। अगर RCOOAg के साथ रिएक्ट कराया प्रोडक्ट बनता है RCOOR डैश यानी एस्टर प्लस AgX। LiAlH4 के साथ रिएक्ट कराया यानी रिड्यूसिंग एजेंट है तो प्रोडक्ट बन जाता है अल्केन RH। अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया RNH2 यानी अमीन बन गया और साथ में HX बन गया। NaSH के साथ यानी थायो के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो RSH बन जाता है प्लस NaX। NaC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH यानी हायर अल्काइन और साथ में NaX बन गया। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स थे। नाउ लेट्स सी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बाद जो अगला केमिकल प्रॉपर्टी आता है दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हैलो अल्केन का जो बीटा हाइड्रोजन एटम है वो ड्यूरिंग हीटिंग इथेनॉलिक KOH के सामने एलिमिनेट कराता है हाइड्रोजन एटम को बीटा कार्बन से और साथ ही साथ हैलोजन एटम को अल्फ़ा कार्बन एटम से, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक साथ बाहर निकल जाते हैं और इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है CH3CH2Cl जिसे अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कराया तो प्रोडक्ट बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। तो बेसिकली क्या हुआ, एक कार्बन से हैलोजन निकल गया, दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल गया और बीच में बन गया डबल बॉन्ड। इस केस में अगर हम देखें CH3CH2CHBr CH3 तो यहाँ पे जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है दैट इज़ द अल्फ़ा कार्बन। इसके इस तरफ भी बीटा कार्बन है और इसके इस तरफ भी बीटा कार्बन है। ओके, अब अगर हम अल्कोहलिक KOH पास करते हैं तो दो प्रोडक्ट सामने आ रहा है। एक बार हैलोजन यहाँ से हटेगा और हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, दूसरी बार में हैलोजन यहाँ से हटेगा और ये वाला हाइड्रोजन हटेगा। तो जो प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं सामने वो है एक ब्यूट 2 इन और एक बनेगा ब्यूट 1 इन। अब इसमें मेजर और माइनर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सैडजेफ्स रूल के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें सैडजेफ ने सिंपल सी एक बात रखी कि दोनों प्रोडक्ट में वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे और वो ही स्टेबल माना जाएगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट वही होगा। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें मैग्नीशियम के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं अल्काइल हैलाइड को इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट बन के सामने आता है RMgX। एक एग्जांपल मैंने लिया है जैसे CH3CH2Br को Mg के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो प्रोडक्ट बना CH3CH2MgBr। ओके, नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन विथ सोडियम, जिसमें बहुत कॉमन रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन। RX को 2 मोल्स ऑफ Na के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ XR और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बन गया RR प्लस 2NX यानी अल्केन बनता है। एक एग्जांपल लिया है मैंने जैसे यहाँ पे CH3CH2Br
के 2 मोल्स और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया ड्राई ईथर के साथ, तो ये बन गया CH3CH2MgR, जो कि एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बना रहा है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स, पहला है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन को हैलोजन के साथ जोड़ा, FeX3, जैसे X में Cl या Br आ सकता है, तो प्रोडक्ट बन जाता है क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, और साथ में HBr या फिर HCl बाहर निकल आता है। अगर हमें आइडो प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए रिएजेंट HiO3 या फिर HNO3 का होना ज़रूरी है। फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट अगर हम देखें तो एनिलीन से हम रिएक्शन कराएंगे NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में। टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 273 से 278 केल्विन के बीच में। प्रोडक्ट बन जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके, अब इसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में अगर हम Cu2Cl2 डालते हैं तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन और N2 गैस बाहर। अगर इसी में Cu2Br2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HBr तो प्रोडक्ट बनता है ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। एंड दिस इज अ नेम रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। ओके, इसी तरह से अगर हम Ki पास करें तो आइडोबेंजीन KCl और N2 बन के आ जाता है। NaBF4 पास करें तो फ्लोरोबेंजीन BF3 NaCl और N2 गैस रिलीज हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअरीन्स। अगर हम इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डायहैलोबेंजीन्स जो होते हैं वो नियरली सेम होते हैं जैसा कि हैलोअल्केन्स के होते हैं। हाउएवर पैरा आइसोमर्स जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो और मेटा, क्योंकि ये जो पैरा आइसोमर्स होते हैं वो ईजिली क्रिस्टल लैटिस में फ़िट किए जा सकते हैं, जिस वजह से वो कंपैरेटिवली ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स के मुकाबले थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा रखते हैं। अगर हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात करें तो कार्बन और हैलोजन के बीच में एक पार्शियल बॉन्डिंग है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो C और X के बीच में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, X जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है तो वो शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से डायपोल मूवमेंट डेवलप होता है दोनों के बीच में। और ये जो डायपोल मूवमेंट है CH3Cl से जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम चलते हैं, CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो वो जैसे जैसे नीचे जाता है बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाता है और उस वजह से डायपोल मूवमेंट भी इंक्रीज़ होता जाता है। ओके, तो होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअरीन्स। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं प्रोसीड करते हैं। इसके कुछ अलग अलग रीज़न्स हैं। जैसे पहला रीज़न है रेजोनेंस इफ़ेक्ट। अगर हम रेजोनेंस इफ़ेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी आने वाला न्यूक्लियोफाइल तुरंत आके बेंजीन रिंग के इस ग्रुप को अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भी नेगेटिवली चार्ज होगा। और यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो उसके साथ जुड़ नहीं पाएगा। दूसरा रीज़न अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग का कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इस वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। इसके बाद तीसरा रीज़न है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन, जिसका मतलब क्या होगा कि अगर हम बेंजीन को ब्रेक भी करते हैं और उसका हैलाइड आयन अलग हो भी जाए तो वहाँ पे जो फिनाइल कटायन बनता है वो अनस्टेबल है और वो तुरंत ही वापस हैलोजन के साथ रिएक्ट करके दोबारा से एराइल हैलाइड बना लेता है। फोर्थ रीज़न है इसका कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल खुद भी नेगेटिवली चार्ज है और ऑर्थोपैरा पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता है।
Okay, now let's see the substitution by OH group, that is Dawes process, यानी कि हम Dawes process के बारे में देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन को अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएं 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये बना देता है फेनॉल। अगर हम CuCN के साथ रिएक्ट कराएं एट 473 केल्विन टेम्परेचर, तो ये साइनोबेंजीन बन जाता है, जिसे हम बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं। अगर हम क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएं एट 475 केल्विन टेम्परेचर एंड 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर CuO के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है अमीन, यानी कि बेंजामीन, कॉमन नेम जिसको एनिलीन भी कहा जाता है। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसे सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे डाइफेनाइल बन जाता है। इसे हम फिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसी की जगह पे अगर हम सोडियम की जगह कॉपर का यूज़ कर लें और डाइफेनाइल बने, तो ये हो गया उल्मन रिएक्शन, यानी कि जस्ट इंस्टेड ऑफ सोडियम अगर हम कॉपर का यूज़ कर दें तो यहाँ पे उल्मन रिएक्शन हो जाता है। क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं CH3Cl के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है टॉलीन, यानी बेंजीन और CH3 आपस में जुड़ गया। इसे हम कहते हैं वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, यानी कि एक साथ दोनों रिएक्शंस हो गए। उसी में अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन जाता है फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट बन गया। ओके, नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सीधी सी बात है कि जो हैलोजन होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्थो, पैरा और फिर ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना इजीली पॉसिबल हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब आता है किसी भी हैलोबेंजीन के पास, तो वो इजीली ये प्रोसीड कर लेता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लोरीनेशन दिखाया है, क्लोरोबेंजीन को अगर हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ Cl और ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए Cl के बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है और इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, जबकि दूसरे में ये मेजर बन जाता है। इसी तरह से अगर हम अगला देखें नाइट्रेशन के केस में, तो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है जब हम इसे HNO3 और H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ में रिएक्ट कराते हैं। फिर से 2 प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और एक पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, जिसमें फिर से ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है। इसी तरह से सल्फोनेशन के दौरान जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 पास करते हैं, फिर से 2 प्रोडक्ट बन रहा है, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और एक पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसमें ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। सिमिलरली अगर हम अल्काइलेशन देखें, यानी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखें और इसमें हम CH3Cl पास कर रहे हैं, तो जो CH3 है वो ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे आके बैठता है, फिर से माइनर और मेजर आता है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। इसी तरह से फ्रीडल क्राफ्ट के असाइलेशन में भी अगर हम CH3COCl को पास करते हैं तो COCH3 पैरा पे और ऑर्थो पे आके जुड़ता है, ऑर्थो वाला फिर से माइनर प्रोडक्ट है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। ओके, now let's see the stereoisomerism. बेसिकली स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होता है, जहाँ पर कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनकी सेम मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला हो लेकिन अलग अलग स्पेशियल अरेंजमेंट हो ग्रुप्स के, उन्हें हम स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हम जिस लाइट पे चीज़ों को देखते हैं, जो बीम ऑफ लाइट पे हम चीज़ों को देखते हैं, दे आर अनपोलराइज्ड लाइट। इसलिए निकोल ने एक प्रिज्म डेवलप किया जिसके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसने रखने में कामयाबी हासिल किया।
प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल लाइट होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड को एग्जैक्टली और सिमिलर वे में देख सकते हैं, क्योंकि एक तरह का मोनोक्रोमैटिक बीम लाइट होता है जो निकोल प्रिज्म से इजीली पास होके निकलता है। तो कोई भी कंपाउंड जिसे हम पोलराइजेशन के लिए रखते हैं और वो पोलैरीमीटर में रखा हुआ अगर लाइट को राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड पे डेविएट कर दे, हम उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसमें जितने एंगल ऑफ रोटेशन के साथ वो लाइट को डेविएट करता है, हम उसे ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा कोई कंपाउंड जिसके कार्बन में लगे हुए 4 ग्रुप्स अलग अलग हैं, वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाता है, और वो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। कायरल का मतलब क्या हुआ कि जब हम नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को देखते हैं उस कायरल कंपाउंड के साथ, हम उसे कायरल कंपाउंड भी कहते हैं, और उस प्रोसेस को कायरलिटी कहते हैं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज हो रहे होते हैं। ओके, एसिमेट्रिक कार्बन क्या है? जो कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप्स को आपस में लिए बैठा है और उसके पास सिमेट्री नहीं है। इनैंशियोमर्स यानी कि जो स्टीरियो आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रखते हैं, वो आपस में इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। जब हम 2 इनैंशियोमर्स को आपस में लेकर जोड़ते हैं और उनका 50-50% लेते हैं, तो जो मिक्सचर बन के आता है वो रैसेमिक मिक्सचर होता है, और ये रैसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इस प्रोसेस को रैसेमाइजेशन कहा जाता है, जिसके दौरान ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स जो बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन का एक आपस में कैंसिलेशन दिख रहा होता है, 50-50% जो इनैंशियोमर्स हमने लिया होता है। ओके, इसी तरह से मीज़ो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि ऑप्टिकली इनएक्टिविटी दिखती है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी दिखता है। जबकि रैसेमिक मिक्सचर्स में जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी दिखता है वो होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं इनैंशियोमर्स। नाउ रिटेंशन और इन्वर्जन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जैसे ही सेंट्रल कार्बन के पास आ रहा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अगर वो उसी डायरेक्शन से अटैक किया जिस तरफ पे ऑलरेडी रखा हुआ नेगेटिव एडेंडम है, तो हम उसे रिटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर वो बैक साइड अटैक करता हुआ दूसरी तरफ से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और नेगेटिव एडेंडम को हटाता है, तो हम उसे इन्वर्जन कहते हैं। ओके, हम इस चीज़ को मैकेनिज़्म के थ्रू समझेंगे। तो SN1 और SN2 दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहले हम SN1 को समझ लेते हैं। SN1 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि यूनिमॉलिकुलर होता है। अब क्योंकि ये यूनिमॉलिकुलर है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और सेकेंड स्टेप में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने जैसे एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिया है, जिसमें सबसे पहले कार्बोकैटायन बन रहा है एक स्लो प्रोसेस के तहत, जिसमें कार्बोकैटायन बना या कार्बोनियम आयन बना। सेकेंड स्टेप में इसी कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन के पास न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और प्रोडक्ट बना लेता है। ओके, ये तो था SN1 जिसमें 2 स्टेप प्रोसेस हमने देखा। नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CH3CH CH2CH3Br। तो सबसे पहले इसका एक कार्बोनियम आयन बना और यहाँ पे Br- सेपरेट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम OH- को एज अ न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं। ये OH- अगर ऑपोजिट एंड से आके अटैक किया और जुड़ा तो हम उसे इन्वर्जन कहते हैं, और अगर ये फ्रंट से ही अटैक किया यानी जिस तरफ पे ब्रोमीन था उसी तरफ से आके अगर उसने अटैक किया और OH जुड़ा तो हम उसे रिटेंशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रोमीन राइट हैंड साइड पे था, ये OH आके अगर राइट हैंड साइड पे ही जुड़ा तो हम इसे रिटेंशन कहते हैं।
लेकिन अगर राइट हैंड साइड वाला ब्रोमीन की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ यानी कि बैक अटैक किया तो हम इसे इन्वर्जन कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द SN2 यानी कि बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ओवरऑल स्टार्टिंग के दौरान आप देखोगे कि न्यूक्लियोफाइल आकर जब अटैक कर रहा होता है तो वो धीरे धीरे स्मॉल ग्रुप को पुश करना स्टार्ट करता है। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक साथ थे, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने की कोशिश किया। एक्स के साथ डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए ये बैक अटैक करता है और धीरे धीरे हाइड्रोजन को पुश करना स्टार्ट करता है। नतीजा क्या होता है कि जब ये प्रोडक्ट बनता है और एक्स को लीविंग ग्रुप को बाहर निकालता है और न्यूक्लियोफाइल खुद आके जुड़ता है, तो उस वक्त हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो इन्वर्ट हो जाती है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर सीधी सी चीज़ अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन था वो एक तरफ पे था और जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो हाइड्रोजन दूसरी तरफ पे आ गया। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो दिस इज़ द कंडीशन, हाइड्रोजन इस तरफ पे था ड्यूरिंग द रिएक्शन और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ही जैसे ही प्रोडक्ट बना तो वो इस तरफ पे आ गया। इसे हम कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्डेन इन्वर्जन, या फिर इसका एक और नाम है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ओके, सो दिस इज वॉल्डेन इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो आपके कोर्स में हैं। फर्स्ट इज द आयोडोफॉर्म। ओके, यहाँ पे मैंने SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी सीरीज़ दिखाई है जो आप इजीली समझ सकते हो। नाउ लेट्स सी द आयोडोफॉर्म, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑन इन योर क्लास सिलेबस, जिसमें सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है यानी NaOH के साथ जब हम आयोडीन को रिएक्ट कराते हैं और यही सोडियम हाइपोआयोडाइड जब बन जाता है तो हम इसे इथेनॉल के साथ पास कराते हैं जिसकी वजह से ये CH3CHO बन गया, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इथेनल। इसी इथेनल में फर्दर जब हम NaOI को पास करते हैं यानी कि ये ऑक्सीडाइज होता है और आयोडाइजेशन के साथ ये बन जाता है आयोडल Cl3CHO और साथ में NaOH रिलीज़ हो जाता है। जो Cl3CHO बना वो एक्सेस ऑफ NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होता है और आयोडोफॉर्म बनता है। तो ये एक 4 स्टेप रिएक्शन है जिसे आपको अच्छे से याद रखना होगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ओके, अगला है DDT जो आपके कोर्स में है। तो इस DDT के बारे में एक सिंपल सा फॉर्मेट ये था कि स्टार्टिंग में DDT को यूज़ किया गया था एज एन इंसेक्टिसाइड, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पता चला कि इंसेक्ट्स ने इसके अगेंस्ट में अपने आप को अच्छे से डेवलप कर लिया है और इस इंसेक्टिसाइड का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका असर पड़ना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कि क्योंकि ये इनसोल्यूबल था वाटर में, तो यानी जब हम किसी चीज़ को पकाने के लिए यूज़ कर रहे थे वेजिटेबल्स को, तो इसके ऊपर ऑलरेडी बैठा हुआ वो DDT सोल्यूबल नहीं हो रहा था और वो हमारे अंदर जाने के बाद हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए DDT को अल्टीमेटली बाद में रोक दिया गया और आज की डेट में ये यूज़ में नहीं है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। पहला है सैंडमेयर्स रिएक्शन, दूसरा फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट इज़ द फिटिग्स रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, डाउस प्रोसेस, हंस-डिकर रिएक्शन। ओके, तो ये सभी रिएक्शंस को मैंने पढ़ाते टाइम समझा दिया है और मैंने दोबारा से अलग से लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर नाइसली। थैंक यू।